नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 16th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द इनकम इनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री। डिस्कस। वैश्वीकरण ने हमारे देश में आय असमानताओं को प्रभावित किया है, इस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण जो है वो होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंटरनेशनल इंटीग्रेशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण से। तो यहाँ पर इस वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर में लोगों का, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दुनिया भर में जो है वस्तुओं का, सेवाओं का, विचारों का, पूंजी है, लोगों का जो है मुक्त जो है प्रवाह होता है, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, कैपिटल, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर विश्व व्यापार जो होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है वो ओपनली होता है और इंटरनेशनली हम ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी जो वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनका जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। बहुत सारी जो एमएनसीज हैं उनका जो है महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक जगह से, एमएनसीज जितने भी हैं वो एक जगह से दूसरी कंट्रीज में जो है वहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेड जो है वो फ्री फ्लो होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, जिसमें कि जो यह पाया गया था कि भारत जो है दुनिया में सबसे असमान देशों में से एक है और शीर्ष जो है यहाँ पे जो टॉप 1% जो रिच हैं, ठीक है, जो टॉप 1% रिच हैं उनकी जो राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में जो है उनकी भागीदारी कितनी है, वो 21.7% की है। और यही अगर हम बात करें जो टॉप 10 जो वेल्दीएस्ट इंडियंस हैं उनके जो नेशनल इनकम में हिस्सेदारी जो है वो 57% की है, जबकि जो नीचे के जो 50% लोग हैं उनकी जो हिस्सेदारी नेशनल इनकम में कितनी है, वो केवल 13% की है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे देश में जो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह जो अगर हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात करें, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बोला गया है कि जितने भी जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि अनस्किल्ड लेबर हैं, वो जितना 3 साल में कमाते हैं उतने जो यहाँ के रिचेस्ट पर्सन है वो केवल 1 सेकेंड में कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी जो इंडिया में है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है आय समानता के लिए जो है जिम्मेदार कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, ठीक है, शहरीकरण की बात करेंगे। यहाँ पर जो है जो दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो एमएनसीज ने जो अपनी जो इंडस्ट्रीज या फिर यूनिट जो सेटअप की है वो कुछ ही सेंटर्स में की है, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो है अर्बन सेंटर्स उभर के आए हैं। अर्बन सेंटर्स जहाँ पर उभर के आए हैं वहाँ पे जो है माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। माइग्रेशन देखा गया है, वहाँ पे जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, जो कि हाउसिंग है, वाटर है, सैनिटेशन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इन सारी रिसोर्सेज पे, इन सारी सप्लाईज पे जो है, बेसिक एमिनिटीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर होता है, जो कि जिसके कारण जो है पुअर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं इससे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जो है इसके जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं एक विक्टिम बनते हैं अर्बनाइजेशन के। तो क्योंकि वहाँ पे उनके पास जो है बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती, जो वहाँ पे जो उनकी जो लिविंग कंडीशन जो है पुअर की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और यहाँ तक हम देखते हैं कि जितने भी जो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब यहाँ पे जो है लिमिटेड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ ही रीजन्स में जब यूनिट सेटअप की जाती है जहाँ पे कि संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं पर जो है यूनिट्स को सेटअप किया जाता है।
जिसकी वजह से जो अर्बन सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है उसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्लम एरियाज़ का भी जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके स्लम एरियाज़ के नंबर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अनप्लान्ड जो है अर्बन सेंटर्स के जो है अनप्लान्ड ग्रोथ है, उसकी वजह से जो स्लम सेंटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। ठीक है, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज है, यहाँ पे सरकार जो है फ्री मार्केट कंपटीशन की बात करती है, फ्री मार्केट की बात करती है, नियो लिबरल इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ही ऐसे जो प्लेयर्स हैं जिनका कि एकाधिकार है कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। यहाँ पे कुछ ही कंपनियां हैं जिनका की एकाधिकार है, जिसकी वजह से जो है जो हमारी जो आय में असमानता है उस पर हमें नकारात्मक असर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि जब एमएनसीज आई हैं तो वहाँ पे जो बाहर की टेक्नोलॉजी भी लेकर के आई थी, तो इंडिया की जो जितनी भी कंपनीज थी उनको भी जो है बहुत ज़्यादा जो है कम्पीट करना पड़ा था, और जो यहाँ के जो लेबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से जितनी भी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर जब टेक्नोलॉजी का जब आगमन हुआ तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे जो लेबर्स थे वो जो है अनएम्प्लॉय हो गए। तो यहाँ पर उसके बाद जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये जो आर्थिक विकास हुआ है इसमें जो है जॉब बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक जॉबलेस ग्रोथ हुई है यहाँ पर। ठीक है, बेरोजगारी तो नहीं घटी है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो इसकी वजह से जब जहाँ पे जो है यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर की तरफ सबने रुख किया है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र पे जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि करीब 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और इसी के कारण जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, प्रचंड बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ डिसीज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब लोगों का आवागमन जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा है, फ्री ट्रेड होता है, तो उसकी वजह से जो डिसीज़ स्प्रेड होते हैं इंटरनेशनली वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि इबोला है, जीका वायरस है, कोविड है। तो इसकी वजह से जब डिसीज़ स्प्रेड होते हैं तो यहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनके हेल्थ पे जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जिसकी वजह से हमने कोविड-19 के बाद देखा है कि बहुत सारी जो फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बीपीएल में आ गई हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आ गई हैं। तो इसकी वजह से भी जो है इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि चीप रूरल लैंड एंड लेबर। ठीक है, यहाँ पे सस्ती ग्रामीण भूमि है और श्रम है। जब इंडस्ट्री सेटअप की गई तो वहाँ पे जो है कई जगह ऐसे जब लैंड की कमी हुई तो जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने जो है रूरल एरियाज में सेटअप करना शुरू किया। रूरल एरियाज में जो है लैंड जो है वो बहुत सस्ता होता है, वहाँ के लेबर जो है बहुत सस्ते होते हैं, लैंड को एक्वायर किया गया, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट थे उनके पास अब लैंड नहीं है, तो जो एग्रीकल्चर पे उनकी लाइवलीहुड पूरी जो डिपेंडेंट थी वो कहीं ना कहीं उनकी लाइवलीहुड जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो है लेबर भी बहुत ज़्यादा चीप है रूरल एरियाज़ में, तो उनको कम पैसों पर उनसे काम कराया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है इंडिया में इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद हम देखेंगे चाइल्ड लेबर एंड अंडर पेमेंट। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पे बाल श्रम का बहुत ज़्यादा जो है बाल श्रम की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है, और उनको जो है कम पेमेंट पे जो है रखा जाता है। जॉबलेस ग्रोथ की हम बात कर चुके हैं। कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स, वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा। ठीक है, बाहर से जो कंपनियाँ आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा जो है एडवांस्ड होती हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की जो फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कम्पीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि शट डाउन हो गई हैं, तो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इनइक्वालिटी को कम करने में भी हमें मदद मिली है, जैसे कि इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जब जब वैश्वीकरण, जब एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लेकर के आए गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में थे, उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनका रोल बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हुआ है। और वो जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कम भी करने में मदद करता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद की है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 1991 के पहले अगर हम एवरेज एनुअल ग्रोथ देखें तो वो कितनी थी, करीब 5.29% थी। लेकिन यहीं पे जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए गए तो 1991 से 2006 तक हम देखते हैं कि जो एवरेज ग्रोथ थी वो कितनी थी, 6.06% थी। और यहीं अगर हम 2002 से बात करें कि उसके बाद से जो एनुअल एवरेज ग्रोथ है वो कितनी है, वो करीब 8.5% की है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जो है बहुत ज़्यादा हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमें जो है जितनी भी हमारी जो गरीबी है उसको हमें जो है कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। रूरल पॉपुलेशन जो है, हम देखते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन जो है 1981 में जो रूरल पॉपुलेशन मतलब कि हम कह सकते हैं 63% रूरल पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लेस देन $1 जो है वो कमाती थी। लेकिन जो है इसके बाद अगर हम 2001 में यही बात करें तो ऐसी रूरल पॉपुलेशन जो है केवल 42% रह गई है, जो कि पर डे जो है $1 से कम कमाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो गरीबी उन्मूलन है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, गरीबी को कमी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और हम देखते हैं कि जब नेशनल इनकम बढ़ती है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो जो पर कैपिटा इनकम होती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी जो है जो इनइक्वालिटी है आय में जो असमानता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे रोजगार सृजन हो रहा है, क्योंकि जब बाहर से कंपनियां आई तो वहाँ यहाँ पे जो है लोगों की जो है डिमांड्स अलग अलग तरीके से हुई। क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ती है, उसके तक कारण जो है सप्लाई चेन जो है वो भी और बेहतर होता है। सप्लाई चेन बेहतर होता है, मार्केट, जिसके कारण जो पूरा जो मार्केट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, एक हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं, जिसके कारण जो है इनइक्वालिटीज़ में कमी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे इनोवेशन की, नवाचार की। बाहर से बहुत सारी जो है बहुत तरह की जो है टेक्नोलॉजी लेके आके के आया गया है, जिसके कारण जो है इंडिया में बहुत सारे जो है स्टार्टअप्स का जो है यहाँ पे शुरुआत हुई है। स्टार्टअप्स की शुरुआत होने की वजह से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी जो है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज्ड, यहाँ पे वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, इंक्रीज वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जब बहुत ज़्यादा जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई तो वहाँ पे जो है वुमेन का भी जो है उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के साथ जो है वुमेन की एजुकेशन तक भी बहुत ज़्यादा पहुँच बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। उनको भी जो है बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिसकी वजह से जो मेल और फीमेल में जो गैप था एक एम्प्लॉयमेंट में, उसको कम करने में मदद मिली है। और जब यहाँ पे जो है वुमेन भी जो है आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो है इनइक्वालिटी कम करने में जो है मदद मिली है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है विकास हुआ है। वहाँ बाहर से टेक्नोलॉजी है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग देखने को मिलता है, जैसे कि इजराइल से बहुत सारी जो है फार्म प्रैक्टिसेस को जो है यहाँ पर के अडॉप्ट किया गया है। नॉलेज शेयरिंग की बात करें तो नॉलेज शेयरिंग है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, किस तरीके से जो है कैसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो है बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। तो जिससे कि फार्मर्स की इनकम जो है वो और जो है उसको बढ़ोतरी करने में भी बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली है।
तो हम जैसे कि देखते हैं कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरा जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस था, उसके बाद जो है यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको जो फॉरेन एक्सचेंज की जो उनकी जो क्राइसिस थी, उससे उभरने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। यहाँ पर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। लेकिन फिर भी जो इंडिया में जो आय असमानता है, जो कि बहुत सारी रिपोर्ट जैसा दर्शाती हैं, तो उसको कम करने के लिए सरकार को बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, समाज कल्याण योजनाएं हैं, जिसको कि सरकार जो है अलग अलग तरह की समाज कल्याण स्कीम्स जो है वो लेकर के आके जो है इनकम इनक्वालिटी को कम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, यहाँ पर जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, और जैसे कि जो स्किल इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाके जो है जो भारत सरकार है वो इंडिया में इनइक्वालिटी को कम कर सकती हैं। जॉब क्रिएशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है लोगों के हाथ में पैसा आए। एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, वोकेशनल स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है लोगों को, अगर हमें इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है तो। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ताकि जो है लोगों का जितना पैसा अगर हेल्थ केयर पे अगर खर्च नहीं होगा तो उनके हाथ में होगा, तो जिसकी वजह से जो उनकी जो इनकम असमानता है उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। करप्शन फ्री गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि जन आरोग्य स्कीम है, और तो जिसके कारण जो है सरकार जो है उसकी मदद से जो है इनकम असमानता में जो है कमी को हम लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल प्लेड बाय प्रेशर ग्रुप्स इन पॉलिटी इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद प्रेशर ग्रुप्स। भारत में राजनीति में दबाव समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए, साथ ही दबाव समूहों से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इसका जो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो प्रेशर ग्रुप ऐसा समूह होता है, ऐसा संगठन होता है जो कि अपने हितों की रक्षा करता है, करने के लिए जो है उसको आपस में लोग जुड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो है एक संगठन बनाया जाता है, उसी को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ये राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है दबाव डालते हैं, ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके। ठीक है, ताकि जो है अपना लाभ निकालने के लिए और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो है ये आपस में जुड़ते हैं, और जो सरकार होती है उसकी जो पूरी पब्लिक पॉलिसी होती है उस पर कई प्रकार के जो है चेंजेस लेकर आते हैं सरकार पर दबाव डाल के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो राजनीतिक ग्रुप्स हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये दोनों अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जो है जुड़ने का मकसद नहीं होता है, ना ही ये जो है पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए जुड़ते हैं। ठीक है, इनका जो ध्यान केंद्रित होता है वो किसी भी खास सरकार के प्रोग्राम पे होता है, या फिर कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, उसके लिए जो है आपस में अगर उनको लगता है कि उनके कहीं पे भी हितों का जो है हनन हो रहा है, तो वहां पर वो आपस में जुड़ते हैं और सरकार पे दबाव डालते हैं, ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सकें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है पब्लिक पॉलिसीज जो है उसको प्रभावित करते हैं सरकार पर दबाव डाल के। ठीक है, तो ये पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सबको बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके लिए जो है ये लेजिटिमेट जो है रास्ता जो है अपनाते हैं, जैसे कि लॉबिंग हो गई है, पेटिशनिंग हो गई है, प्रोपेगेंडाइजिंग हो गई है, पब्लिक में डिबेट करते हैं, या फिर जो है लेजिस्लेटर्स जो होते हैं उनसे जो है अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है ताकि जो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं बदल दिया जाए, ताकि उनके हितों की जो है रक्षा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अभी जितना भी किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो है किसानों को लग रहा था कि इससे जो है उनका हित नहीं होगा, तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था, और अंत में गवर्नमेंट की जो पूरी पॉलिसी थी, पूरा जो बिल था, उनको रिपील करना पड़ गया था। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो सरकार की नीतियों पे, सरकार के जो जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए। तो इनकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? अगर हम इनकी टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले है इलेक्शनरिंग। ठीक है, चुनाव प्रचार।
इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ इसमें जो है यहाँ पे जितने भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं या तो उनमें जो है ये अपने कुछ लोगों को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भेजते हैं और वो जो उनकी हितों की रक्षा करता है। फॉर एग्जांपल जो है कई बार जो है यहाँ पर जो है पब्लिक ऑफिसेज जो हैं उसमें जो है यहाँ पर जो कि उनके हितों के लिए जो फेवर में होता है उनको जो है वहाँ पे पब्लिक ऑफिसेज में प्लेस करते हैं ताकि जो है उनके हितों की रक्षा हो सके। इसके बाद है लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है कि जितने भी जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। जो पहले जो है उनके हितों के बारे में नहीं वो मतलब कि उनको हितों के बारे में उनको नहीं पता था, तो वो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपने हितों के बारे में उनको बताते हैं ताकि जो पब्लिक पॉलिसी जो है उसको कहीं ना कहीं बदला जा सके। इसके बाद है प्रोपेगेंडाइजिंग। ठीक है, प्रोपेगेंडाइजिंग में क्या होता है कि ये जो जितने भी पब्लिक ओपिनियन है उसको चेंज करने का काम करते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, उनमें जागरूकता फैलाने का काम करते हैं ताकि जो है पब्लिक ओपिनियन को बदला जा सके, उनके ओपिनियन को बदला जा सके। और एक डेमोक्रेसी में जब सरकार फॉर्म होती है तो उसमें जो है पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत बड़ा काम करती है। तो ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करके जो है सरकार से जो है अपने हितों की रक्षा करवाते हैं या फिर अपने हितों की रक्षा करते हैं, हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या रोल है, क्या क्या इनकी भूमिका है। ठीक है, ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंचपिन बिटवीन, ठीक है, लिंचपिन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ठीक है, सरकार और नागरिक के बीच में जो है एक लिंचपिन है, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम ये जो है यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए जो है काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे जितना भी पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार और जो नागरिक है उनके बीच की जो है एक कड़ी के रूप में जो है ये भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं वॉइस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, अल्पसंख्यक समूहों की आवाज। अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं जिनकी मतलब कि कोई सुनता ही नहीं है, तो इनकी ये एक आवाज के रूप में उभर करके आते हैं। ठीक है, उनके जितने भी हित होते हैं उनको आगे रखते हैं और उनकी जो जब एक समूह जो है उनके हितों को आगे रखेगा तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर हो वो भी जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बार्गेनिंग पावर को भी इंक्रीज करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो है वहां के लोगों को जो है एजुकेट किया गया था, जिससे कि जो लोगों ने जो है बाद में क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट से कि वहाँ पे जो डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहाँ पे वो जो डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके रिपरकशन क्या होंगे, जो रिहैबिलिटेशन प्लान है वो कैसे होगा। तो उसकी वजह से जो है वहाँ की जो मास अवेयरनेस जो थी वो बहुत फैलाई थी। और ये जो है जितने भी मास होता है, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनको अपने ओपिनियन जो है सरकार तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स की एक आवाज के रूप में भी ये काम करते हैं। इसके बाद है डिसेंट वॉइस, असहमति की आवाज। ठीक है, बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं कि जो कि सरकार को वोट देते हैं लेकिन बाद में जब सरकार सत्ता में आ जाती है तो उनके जो काम करने के जो तरीके हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है। तो अपनी जो एक डिसेंट वॉइस है, ठीक है, जो वो ना खुश होते हैं उस वॉइस को भी जो है सरकार तक पहुंचाते हैं कि उनको जो है किस तरीके से कार्य करना चाहिए, किस तरीके से जो है लोगों के लिए, जो कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। जितने भी ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये डायरेक्ट जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और जिससे कि जो है वहाँ पे उनके उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पे जो है अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने हितों की रक्षा करते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीति समाजीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। ये लोग जो है कंटिन्यूसली जितने भी गवर्नमेंट जो है लॉस लेके आती है या फिर बिल लेके आती है या फिर कोई भी पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, तो उसको कंटिन्यूसली जो है उसको जो है जांचते रहते हैं, उनको जो है
उनको जो है देखते रहते हैं कि ये जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं, हम कहते हैं इवैल्यूएट करते रहते हैं, जिससे कि जो है पता चलता रहे कि ये जो है समाज के हित में है कि नहीं। और जो है यहाँ पे और उसके बाद जो है ये पीपल का जो ओपिनियन होता है, उनका जो ओरिएंटेशन होता है पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जन जागरूकता फैलाते हैं, जिससे कि जो है वहाँ पर जो है वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो भी जितने भी राजनीतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी तरफ लोगों का जो है ओरिएंटेशन को बदलने का काम करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव एडवाइसेस, ठीक है, वैकल्पिक सलाह में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने बात किया कि लॉज को जितने भी बिल्स हैं उसको समय समय पर जो है इवैल्यूएट करते रहते हैं, जिसके कारण जो है वो बहुत सारे जो है डेटाज को इकट्ठा करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, जितने भी जो कई तरीके की जो है इंफॉर्मेशन है उसको एकत्रित करते हैं। प्रेशर ग्रुप से होते हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है, गांव गांव में है, तो वहां से हर जगह के जो कम्युनिटी ओपिनियन है उसको जो है उसको सार एकत्रित करने के बाद एक जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो है वहां पे इकट्ठा करते हैं और उसको जो है जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने जो है रखते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जो कि मतलब कहीं जो कि अब हमारे जो पूरे देश में कहीं कहीं पे क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में भी उभर के आते हैं। और जो है उस इंफॉर्मेशन पे, उस डेटा जो ये लोग प्रेजेंट करते हैं उसके बिना पे उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के समक्ष जो है एक ऑल्टरनेटिव एडवाइस रखते हैं। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अगर नाखुश होते हैं, किसी भी बिल से नाखुश होते हैं, तो वो एक ऑल्टरनेटिव एडवाइस रखते हैं। अभी तक क्या होता है कि जो इतने में जो पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन का काम किसका है, वो ब्यूरोक्रेसी का है, तो वो अपने जो कम्युनिटी ओपिनियन है, अपने एडवाइसेस भी गवर्नमेंट के समक्ष रखते हैं। इसके बाद हम कहेंगे प्रमोट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। जितने भी पॉलिटिकल जब भी कोई मतलब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो बहुत सारे जब डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के जो है लोगों के माइंडसेट को, ओपिनियन को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे जो लोग जो है इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए हुए भी वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अल्टीमेटली जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। जो बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के ये भी देखा गया है कि जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो आगे चल के जो है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, या फिर जो है वहाँ से जो है बहुत सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्हीं में से जो है एक्टिव मेंबर्स को जो है रिक्रूट कर लेती है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि 2012 में, ठीक है, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर जो है एंटी करप्शन के मतलब करप्शन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, और आगे चल के जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी थी। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं रोल इन इलेक्शंस, चुनाव में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर जो है जितना भी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजन होता है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं प्रेशर ग्रुप, ठीक है। प्रेशर ग्रुप कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन जब लेती है कि कौन किस किस कैंडिडेट को वहाँ कहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ा करना है, कैंडिडेट्स का जब चुनाव होता है तो वहाँ पे भी जो है प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है, ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है, जो लोग कम्युनिटी की क्या आवाज़ है, उनकी क्या विशेष है, उनकी क्या नीड है, उसको जो है मैनिफेस्टो में ऐड कराने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और जब सत्ता में सरकार आ जाती है तो जितने भी चुने हुए लोग होते हैं उसमें से कौन कौन जो है मिनिस्टर्स बनेंगे, उसमें भी जो है प्रेशर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बहुत सारे जो है कई तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेशर ग्रुप्स। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बायस्ड इंटरेस्ट, ठीक है। जैसा कि हमने बात की कि इनका काम क्या होता है, ये ह्यूमन राइट्स को के संरक्षण के लिए काम करते हैं। जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट हैं उनके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ही हितों के लिए वहां पे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, या फिर जो है वो कोई
वो कोई खास आदमी के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पक्षपाती होता है। कई बार जो होता है उसमें जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप के लीडर्स जो है वो पब्लिक ओपिनियन को आगे नहीं रखते, वो उनका जो खुद का ओपिनियन क्या है उसको आगे रखते हैं सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पे जो उनका इंटरेस्ट है, जो हित है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पक्षपाती होता है, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जितना भी कई बार जो है प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप्स के हितों की रक्षा करने के लिए जो है मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है कई तरीके के जो है यहाँ पे चैलेंजेस भी देखे गए हैं। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है, अनफेयर मीन्स जो है अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट तरीके यूज़ करते हैं, एक गैर संवैधानिक तरीके यूज़ करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करते हैं सरकार से अपनी बात मनवाने का। जैसे कि स्ट्राइक्स का सहारा लिया जाता है, ब्लॉकेट्स का सहारा लिया जाता है, पिकेटिंग है, कई जगह जो है पथराव भी देखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है गैर कानूनी तरीके से भी जो है प्रेशर ग्रुप जो है सरकार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो जो नक्सल ग्रुप्स हैं, ठीक है, नक्सल ग्रुप्स क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट तरीके से जो है वायलेंट तरीका अपनाते हैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। तो यहाँ पे जो है अनफेयर मीन्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि संसाधनों की कमी से उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। वो थोड़े समय के लिए आते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर उसके बाद वैनिश हो जाते हैं। जिससे कि जितना भी जितना भी कम्युनिटी का जो हित है उसको आगे समक्ष तो रखते हैं सरकार के, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में उसका कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, दबाव समूह का राजनीतिकरण। कई बार जो है प्रेशर ग्रुप से ऐसा भी इल्जाम लगाया जाता है कि उनका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, कि जो अपोजिशन पार्टी है कहीं ना कहीं वो जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है आगे जो है प्रेशर ग्रुप्स को करती है, उनको जो है मुखौटा बनाती है और जो है और जो है वहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स को जो है आगे करके जो है अपने हितों की जो है रक्षा करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स है वहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा देखा गया है, कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन पार्टी होती है वो किसी प्रेशर ग्रुप को खड़ा कर देती है, और जो है उनकी जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट का जो काम करना है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाधा क्रिएट करती है। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर इसी तरीके से सब लोग अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे, सब लोग अपने अपने हितों की रक्षा करेंगे, तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए जो है ये बहुत ही बड़ा खतरा है। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये इनकी जो भूमिका है अगर हम देखें सही ढंग से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को ये जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। जब भी यहाँ पे डेमोक्रेसी में कोई भी अगर पॉलिसी को फॉर्मुलेट हो रहा है, या फिर कोई भी लार्ज सेक्शन के लिए अगर जो है यहाँ पे कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है, तो ज़रूरी है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी जो है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में उनका भी पार्टिसिपेशन हो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आम लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और सरकार जितना भी काम कर रही है उसमें जो कम्युनिटी एट लार्ज की जो है एक पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो है अनफेयर मीन्स, जो इलीगल मीन्स का जो यूज हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स लोकली, ऑल्सो आउटलाइन द चैलेंजेस अहेड। भारत के लिए स्थानीय स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही आगे की चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करें। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स मतलब कि जो चालक होते हैं उससे तो कम होती है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं मतलब अचालक जो होते हैं उससे इनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो अगर हम कंडक्टर्स मतलब कि चालक के अगर एग्जाम्पल देखें तो वो कौन से होते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है। तो ये सब जो है ये कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए, जैसे कि डायमंड है, प्लास्टिक है। ठीक है। डायमंड है, प्लास्टिक है, तो ये सब जो है इंसुलेटर्स, ग्लास है,
ये सब जो है ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से होंगे, वो होगा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है। तो हम देखते हैं कि इनका आजकल जो सेमीकंडक्टर है 21st सेंचुरी में इनका बहुत ही व्यापक रूप से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है इनका यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड गैजेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि ईसीजी मशीन है, ठीक है, स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो है इसका बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो है इसने पूरा एक गेम चेंज कर दिया है, और ये जो हमारी जो डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी जो है एक निर्माण खंड या फिर बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है, और यहाँ पर जो है ये कई सारे जो है व्यापक रूप से कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। और ये जो है ये जितने भी डिवाइसेस है उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक स्मार्टफोन में हम लोग मतलब कि एक स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट होता चला जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और जितने भी डिवाइसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बनाता है। और हाल ही में अगर हम देखें तो जो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने 76,000 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया है, जिसका कि उद्देश्य क्या है कि जो भी सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको हम लोग और ज़्यादा प्रमोट कर सके, उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो है पूरा एक कॉर्पस बनाया गया है। तो हम यह देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसको लोकली जो है मैन्युफैक्चर किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब लॉकडाउन लगा था तो तो आयात निर्यात सब कुछ बंद हो गया था, और ये जो पूरी जो यहाँ पे अगर हम देखें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो सप्लाई कैपेबिलिटी है ये कुछ ही देशों तक जो है वो सीमित है, जैसे कि ताइवान है, ठीक है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, यूएसए है। तो ये कुछ ही कंट्रीज़ जो हैं जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में जो है बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब लॉकडाउन लगा तो इंडिया में जो है बहुत सारे जो है इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई, जिसकी वजह से जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो ज़रूरी है कि इंडिया में खुद से जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो है इसको पूरी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम लोकली जो है इसको मैन्युफैक्चर करें। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इंक्रीजिंग डिमांड, बढ़ती डिमांड की वजह से, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो अगले 10 सालों में, ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में करीब 50 करोड़ पीपल जो है और ज़्यादा जो है इंटरनेट से जो है इंडिया में जुड़ जाएंगे। तो उनकी जो है डिमांड को पूरा करने के लिए जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो है बहुत बड़ी भूमिका है। सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, जैसे कि जो है मोबाइल फ़ोन्स बनाने के लिए, लैपटॉप्स बनाने के लिए। अब जब हम लॉकडाउन के बाद देखते हैं वर्क फ्रॉम होम का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कल्चर आ गया है, तो वहाँ पे जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर्स चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए होंगे। तो इसकी जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकली करें सेमीकंडक्टर चिप्स की। इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट सप्लाई, ठीक है, निरंतर आपूर्ति के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि ये कुछ ही देश जो हैं वो बहुत बड़े प्लेयर है जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं से सप्लाई होती है। तो यहाँ पर क्या है कि लॉकडाउन के बाद जो है इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है सप्लाई शॉक से गुजरना पड़ा था। यहाँ पर जो सप्लाई थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका कि प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था, क्योंकि बाहर से जो है जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो नहीं आ पा रही थी। तो कंटिन्यूस सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे लोकली मैन्युफैक्चर करें। इसके बाद है जॉब क्रिएशन, ठीक है, रोज़गार निर्माण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो है हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, हाई स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी में जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हों। तो हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो है अगले कुछ सालों में जो है यहाँ पर
35,000 35,000 जो है हाई क्वालिटी जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। वो भी मतलब कि हाई क्वालिटी जॉब्स को जो है डायरेक्ट इसी इंडस्ट्री में जो है इस क्रिएट किया जाएगा जॉब्स को। प्लस इसके साथ जो है 1 लाख जो है रोजगार और जो है 1 लाख रोजगार जो है और उत्पन्न होगा, वो जो कि इनडायरेक्ट इंडस्ट्री में होगा। तो जॉब क्रिएशन के भी नज़रिए से जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेमीकंडक्टर जो चिप्स है उसको लोकली मैन्युफैक्चर करें। इसके बाद इंक्रीज रिवेन्यू, हमारे जो है रिवेन्यू को इंक्रीज करने में, वित्तीय जो भी फाइनेंसेस है उसको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि जब हम बहुत सारे जो है नए नए इनोवेशंस करेंगे तो हमारी हमारी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बिल्ड होगी। ठीक है, डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड होगी, जिससे कि जो है अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, अभी जो कुछ ही प्लेयर हैं तो हम लोग इनोवेशन करेंगे उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हम जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लोबली compete करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनोवेशन इसमें लेके आएँ और जो है अपनी खुद की जो है डोमेस्टिक कैपेसिटी को जो है बिल्ड करें। और जब हमारे जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो हमारी जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, डिक्रीज इंपोर्ट बिल्स, आयात बिल घटाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 2025 तक हम लोग जो है सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उसका जो हम जो इंपोर्ट करेंगे वो करीब $100 बिलियन का करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ठीक है, इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कम होगी, जिसकी वजह से जो है हमारे इंपोर्ट बिल्स जो है उसको भी हमें घटाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जियो पॉलिटिकल एडवांटेज, भू राजनीतिक लाभ जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो है मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है और ऐसा माना जाता है कि जो भी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में जिस भी कंट्री का जो है अपर हैंड होता है उसी का जो है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली जियो पॉलिटिक्स में भी जो है, भू राजनीतिक में भी जो है अपर हैंड होता है। तो यहाँ पर जो है ट्रस्टेड सेंसर्स होंगे, जब हम लोकली जो है मैन्युफैक्चर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ट्रस्टेड सेंसर्स होंगे, जिसकी मदद से जो है हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी में भी जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो एफडीआई है उसको भी अट्रैक्ट करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, करीब जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.67 लाख करोड़ का, ठीक है, 1.67 लाख करोड़ का जो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद जब अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे कि करीब 9.5 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्शन जो होगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एफडीआई को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस सेक्टर के लिए भी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पूरा जो चिप फैब्रिकेशन यूनिट है इंडिया में लगाने के लिए, उसके लिए करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो लंबा समय है, उसके बाद ही हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है, जिसका कि जो है काफ़ी टाइम तक जो है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में ही रहता है। इससे जो है हमें जो फ़ायदा है वो बहुत दिन बाद में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की बहुत कमी है। ठीक है, इसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज की जगह हम ये कर सकते हैं कि लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि स्किल्ड लेबर है। ठीक है, स्किल्ड लेबर है, हाईली जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाईली जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो स्किल्ड जो लोग हैं उसकी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे बाहर से ही जो है यहाँ पे चिप जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सप्लाई पे जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है।
इसके साथ साथ हम देखते हैं जो चिप यूनिट्स हैं उसमें बहुत तरह के जो है रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, बहुत तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी भी कमी देखी गई है। जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जो है पावर सप्लाई, ठीक है, इसको जो है कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए। तो इंडिया में बहुत सारे आज भी ऐसे रीजन है जहाँ पर कि जो है 24 आवर्स जो है जो सप्लाई पावर सप्लाई जो है वो नहीं होती है। वाटर, क्लीन वाटर चाहिए वहाँ पर, तो क्लीन वाटर चाहिए, सब वाटर सप्लाई चाहिए। तो इसकी वजह से जो ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है वो कुछ ही रीजन तक जो है जो है लिमिटेड रहती हैं। तो जिसकी वजह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ पर जो है प्रमोट करने में बहुत बड़ा हमें चैलेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है, तकनीकी बाधाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पे जो है हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो यूज़ होती वाली जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा अभाव है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कुछ ही कंट्रीज़ तक इसके जो मैन्युफैक्चरिंग सीमित है। तो वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर चिप्स की जो इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कि पेटेंट करा रखा है। तो उसको पेटेंट को उसका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बदल रही है, बहुत ही रैपिड चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है। और यहाँ पर क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो स्किल्ड लेबर नहीं है इस फील्ड में, तो उनकी ट्रेनिंग में उनके पास ट्रेनिंग नहीं है उतनी, और उनकी ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है, सरकारी सहायता का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। बहुत सारे जो है क्लियरेंसेस और अप्रूवल चाहिए होते हैं किसी भी जो है सेमीकंडक्टर यूनिट को जो है वहाँ पे सेटअप करने के लिए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वजह से जो है कोई भी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिलती है। तो ज़रूरी है कि जो है हम एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जहाँ पे कि सारे क्लियरेंसेस और अप्रूवल्स जो है वहाँ से प्राप्त किया जा सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें भी जो है 50% ही सपोर्ट दिया जा रहा है 2 ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिक यूनिट्स को जो है सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा ह्यूज चाहिए, लेकिन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है केवल 50% की ही जो है सहायता मिल रही है, जिसकी वजह से जो है अन्य जो यहाँ पे अन्य कार्यों के लिए जो यूनिट को जो सेटअप करने के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा अभाव है। जैसे कि चिप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री है, चिप डिज़ाइनिंग सेंटर को अगर हमें सेटअप करना है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, पैकेजिंग फैसिलिटीज़ है, उनके ऊपर जो है खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें भी कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या पहल हैं, जो सरकार की क्या क्या पहल है जो कि इस दिशा में की गई हैं। तो सबसे पहले है कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के आया गया था 2019 में, ठीक है। इसमें क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैं उनके लिए जो है एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट को यहाँ पर जो है बनाने के लिए जो है इसमें बात की गई थी, ताकि जो है हम लोग ग्लोबली compete कर सकें। और साथ साथ जो है यहाँ पे इसमें ये भी बोला गया था कि जो है इंडिया को जो है एक ग्लोबल हब बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इंडिया को इसमें एक ग्लोबल हब, इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई थी। इसके बाद है एक स्पेक्स स्कीम लेके के आया गया था, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इसमें जो है 3 to 85 करोड़ का जो है पूरा बजट रखा गया था, और ये अगले 8 सालों के लिए जो है यहाँ पर एक स्कीम लेकर के आई गई थी, जिसमें कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स और जो सेमीकंडक्टर्स है उनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इसके बाद है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है, ये अगले 5 सालों के लिए है, और इसमें जो है गवर्नमेंट जो है 4 से 6% का जो है इंसेंटिव देगी जितने भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे उनको। इसके बाद है सरकार ने जो है 100% जो है FDI जो है ऑटोमेटिक रूट से जो है यहाँ पे इसको अप्रूवल भी दी गई है।
लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना भी टोटल एफडीआई इंडिया में आता है उसका केवल 1% जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले है सरकार की तरफ से एक वित्तीय सहायता होनी चाहिए, फिस्कल सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है एडिक्वेट फंडिंग जो है होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो है R&D फैसिलिटी, रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट की फैसिलिटी है, जितने भी सेंटर्स हैं उसको सेटअप करने में हमें मदद मिले। एक सोवरेन पेटेंट फंड बनाया गया था, ठीक है। सोवरेन पेटेंट फंड बनाने की बात की गई थी इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, एक सोवरेन पेटेंट फंड बनाने की बात की गई थी। तो उसमें भी उसको, जो कि आज तक उसको नहीं बनाया गया, तो उसको भी जल्द से जल्द बनाना चाहिए, ताकि जो है हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकें। और जितने भी, अगर हमें बाहर से कोई भी पेटेंट या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिले, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की उपलब्धता होनी चाहिए, और जो है यहाँ पे एडिक्वेट क्रेडिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोक्योरमेंट, ठीक है, जो इतने भी जो लोकली सामान बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बन रहे हैं, उसमें जो है यहाँ पे लोकली जो है प्रोक्योरमेंट का प्रावधान होना चाहिए। जितने भी हमारी सरकार है, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको जो है बोलना चाहिए कि जो हमारे जो लोकली सेमीकंडक्टर चिप्स जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आप उसी को खरीदिए, ताकि जो है इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके लिए ऑलरेडी जो है एक मार्केट जो है अवेलेबल रहे, और हम तभी उसको यहाँ पर उसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए जो है हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनेशनली जो है हमें यहाँ पे जो है हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनेशनली असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि एक अभी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, क्वाड सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव, तो ठीक है। तो ऐसे हम लोग और भी कई सारे जो हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ जो है टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर के लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो ये सब जो है ये फॉरेन के जो जितने भी जो ग्लोबल मेजर प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर जो है इंडिया में जो है फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 21st सेंचुरी है, ये जो है ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के रूप में इसको देखा गया है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे अपने आप को, हम इंडिया को जो है यहाँ पर भी जो है जो लोकली सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उसको मैन्युफैक्चर करें हम, और ताकि जो है हम खुद से आत्मनिर्भर बन सकें, और हमारी जो दूसरों पर जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है हम उसको कम कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, साइट एग्जाम्पल्स, ठीक है। व्यक्तिगत नैतिकता और पेशेवर नैतिकता के बीच अंतर करें, उदाहरण उद्धृत करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स जो है वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि है इथोस, ठीक है। और इथोस का मतलब क्या होता है कस्टम या फिर हैबिट। तो किसी भी व्यक्ति का क्या कस्टम है, क्या हैबिट है, उसी को हम लोग एथिक्स कहते हैं। तो ये जो एथिक्स है ये हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग हमें बताता है, और ये जो है ये जितने भी ह्यूमन बिहेवियर को है उसको गाइड करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कार्य करते हैं। और ये जो एथिक्स होते हैं ये हर जगह पे जो है अलग अलग हो सकते हैं, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ये वेरी कर सकते हैं। ये दो प्रकार के हम बात करेंगे इसमें। यहाँ पर सबसे पहले है पर्सनल एथिक्स, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। तो अगर हम पर्सनल एथिक्स की बात करें, ठीक है, तो पर्सनल एथिक्स क्या होता है? ये पर्सनल एथिक्स होता है कि ये पर्सन्स की, किसी भी इंडिविजुअल की खुद की हैबिट, ठीक है, खुद की हैबिट, या फिर हम कह सकते हैं उसके सिद्धांत, ठीक है, जितने भी उसके जो सिद्धांत है, उनकी हैबिट है, जो कि उनकी डे टू डे लाइफ में जो है इम्पैक्ट करती है उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो हमारी क्या हैबिट है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, हमारे क्या थॉट्स हैं, जो कि हमें सही और गलत बताते हैं, हम उसी को जो है पर्सनल एथिक्स कहते हैं।
ठीक है। ये इंडिविजुअल मॉरल्स एंड वैल्यूज होते हैं जो एक व्यक्तिगत जो है नैतिकता और मूल्य होते हैं, और ये हमारे जो निजी जीवन है, जितना भी हमारे जो पर्सनल लाइफ है उसको गवर्न करने का काम करते हैं। जो भी हमारे जो हम किसी के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे फाइनेंसेस हैं, सब चीज़ को हमारे जो पर्सनल एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स की। तो जो प्रोफेशनल एथिक्स या फिर व्यावसायिक नैतिकता जो होती है, ये किसी भी संगठन द्वारा जो है यहाँ पे निर्धारित की जाती है। ठीक है। किसी संगठन के नियम होते हैं, वहाँ के जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य होते हैं, या फिर उस वहाँ के सिद्धांत को ही क्या हम कहते हैं, उसे हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। जैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि उसके एथिक्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, सीक्रेसी है, तो हम उसको जो है वहाँ के जो है प्रिंसिपल्स को कहेंगे कि वो जो है वहाँ के एथिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, ये वहाँ के एथिक्स हैं। तो वहाँ पे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो यह वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जो है इस चीज़ से कॉन्फिडेंशियलिटी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इसका जो है सभी कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाता है। तो जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी मेंटेन करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके पास एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है कि जो जब भी लोग जो है अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आके वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जितने भी जो लोग हैं उनके अलग अलग हैबिट्स हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स हैं, उनके अलग अलग थॉट्स हैं, उनके अलग अलग जो है बिहेवियर हैं, तो उन सबको जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे उसमें बैलेंस बनाया जाए पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से, प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स में कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे जितने भी जो वहाँ के जो मैन पावर है उनको ट्रेन किया जाए, ताकि जो है वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है वहाँ पे अचीव किया जा सके। तो उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वहाँ के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पर्सनल एथिक्स की। पर्सनल एथिक्स जो होता है ये हमें बताता है पर्सनल वैल्यूज के बारे में बताता है, जो कि हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं, ये दिशा निर्देश होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में जो है उसको बनाए जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इसको जो है बनाए जाते हैं, उसी को हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको सीखा कैसे जाता है पर्सनल एथिक्स के। ये जो है हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे ये जो है पर्सनल एथिक्स जो है वो सीखे जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पर्सनल एथिक्स हैं वो जो है आपके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे भी जो है पर्सनल एथिक्स को जो है सीखा जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक छोटा बच्चा है, वो बहुत सारे बच्चों के साथ जो है जब कोई भी गेम खेलता है, और अगर वो कोई भी रूल ब्रेक करता है, ठीक है, अगर वो रूल ब्रेक करता है तो उससे क्या होगा, उससे जो है वहाँ के उसके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, उससे वो जो है नाराज हो जाते हैं, और वो आगे से जो है उस बच्चे के साथ नहीं खेलते जो कि रूल ब्रेक करता है। तो ये यहाँ पर अगर उनके साथ अगर उसे खेलना है, अगर उससे जो है उस सर्कल में जो है अगर एक्सेप्ट होना है, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जो है इसको सीखा जाता है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ठीक है, ये तब सिखाया जाता है किसी भी इंसान को जब कोई व्यक्ति जो है किसी संगठन का हिस्सा बन जाता है, तब उसको वहाँ के पे जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, वहाँ की गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये किसी भी व्यक्ति जो पर्सनल एथिक्स हैं, ये किसी भी व्यक्ति का जो है कैरेक्टर को बिल्ड करना, चरित्र को निर्माण करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, जो जितने भी व्यावसायिक नैतिकता होती है, ये जो है यहाँ एक किसी भी संगठन का प्रोटोकॉल होता है, और उसको अगर कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसका पालन करता है, तो वो आगे जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर कार्य करता है। इसके बाद इसमें है कि अगर जो व्यक्तिगत नैतिकता है अगर उसका पालन नहीं करता
करता है कोई भी व्यक्ति, तो इससे जो है दूसरों को नुकसान होता है, वो दूसरों को जो है हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि जितने भी जो पर्सनल एथिक्स होते हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब हम फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जब हम इसका पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम व्यावसायिक नैतिकता को अगर हम उसका पालन नहीं करते तो ये हमारी जो हमारी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसका अनुसरण करने के लिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है बाध्य नहीं होता। कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो हमारे पर्सनल एथिक्स हैं उसके हम लोग अगेंस्ट काम करते हैं, तो हम लोग उसका जो है कोई भी रिपरकशन नहीं होता, तो कोई भी इंसान जो है इसको जो है इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो इसका अनुपालन करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितने भी व्यक्ति जो है वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो तो ज़रूरी है कि वहाँ के दिशा निर्देश, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन जो है वो ज़रूर से करें। अकेले व्यक्ति जो है इसमें जिम्मेदार होता है व्यक्तिगत नैतिकता में। ठीक है, अगर उसका अनुपालन नहीं किया गया है, उसका जो है वहाँ पे अगर उसको अगेंस्ट कोई भी कार्य किया गया है तो उसकी जवाबदेही जो है वो किसकी होती है? वो केवल जो है उसी व्यक्ति की होती है। लेकिन अगर प्रोफेशनल सेटिंग पे अगर कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो वहाँ पे जिम्मेदारी तो उस व्यक्ति की तो होती है, उसके साथ साथ जो है उस संगठन की एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा जवाबदेही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो व्यक्तिगत नैतिकता जो होता है इसकी जो है एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है। ये इसको एक जनरल एथिक्स कहा जाता है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ को जो है गवर्न करता है। हमारे फाइनेंसेस कैसे होंगे, हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो ये अलग अलग सेटिंग्स में जो है यहाँ पे हम इसको कार्य करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये केवल पेशेवर सेटिंग तक ही सीमित रहता है कि हमें जो है किसी क्लाइंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, अपने बॉस से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें वो बताते हैं। पर बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जिसमें कि जो है यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं हमारे पर्सनल एथिक्स में और प्रोफेशनल एथिक्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अगर कोई क्रिमिनल है, अगर उसको गोली लग जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर के सामने जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि उसे प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना है या फिर पर्सनल एथिक्स का, क्योंकि उसका जो है एक अगर हम बात करें अगर उसके पर्सनल एथिक्स की तो उसे लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये गुनहगार है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स उसको बताता है कि नहीं, उसे हर व्यक्ति की जो है उसके जान बचाने में जो है मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? तो सबसे पहले अवॉइड जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो पर्सनल हित है जो है कई बार जो है हमें उसे साइड में रख के जो है दूसरों का जो कॉमन गुड है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इससे जो है हम जो है यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से जो है कार्य कर सकते हैं। अधेरेंस टू रूल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जितने भी आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जितनी भी कंपनीज है तो हमें उन रूल्स का जो है वहाँ पे फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक विचार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हमें सोचना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, और एक कोहेरेंट थिंकिंग होनी चाहिए जो कि हमें किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अगर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट जो है तब भी रिजॉल्व नहीं हो रहे तो हमें किसी अन्य व्यक्ति से, अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी भी जो प्रोफेशनल है उस फील्ड में, उनसे जाकर के मदद लेनी चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग जो हैं अगर पर्सनल एथिक्स उनका जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छे हैं, पर्सनल एथिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो हर क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो प्रोफेशनली भी जो है वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि उन्हें जो है अपने जितने भी पीयर्स हैं उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, वहाँ पर किस तरीके से पीयर्स के साथ किस तरीके से बात करनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए वहाँ की गाइडलाइंस को, वहाँ के एथिक्स को फॉलो करते हुए जो है वो किस तरीके से जो है एक ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।